हेलो दोस्तों, मैं दीपक कुमार मिश्र एक बार पुनः आप सभी के बीच हिंदी विषय को लेकर उपस्थित हूँ। सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम स्नातक भाग 1 बीए प्रथम वर्ष में हिंदी विषय के द्वितीय प्रश्न पत्र का अध्ययन कर रहे हैं और इस समय ध्रुव स्वामिनी नाटक द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत ध्रुव स्वामिनी नाटक का हम विस्तार से उल्लेख कर रहे हैं। आज की क्लास में ध्रुव स्वामिनी नाटक के प्रथम अंक में जो महत्वपूर्ण व्याख्यात्मक आलोचनाएं हैं, जो मार्मिक प्रसंग हैं, हम उनका उल्लेख करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार ध्रुव स्वामिनी नाटक के प्रथम अंक में नाटक के कथानक को विस्तार देने में इन मार्मिक प्रसंगों का, इन मार्मिक स्थलों का महत्व है। साथियों, ध्रुव स्वामिनी नाटक तत्सम प्रधान शब्दावली में लिखा गया नाटक है। जयशंकर प्रसाद जी ने गुप्त काल की घटना के आधार पर इस नाटक की रचना की है और भरसक यह प्रयास किया कि इस नाटक का जो वातावरण है वह गुप्त काल के वातावरण से सुमिलित हो। और निश्चित रूप से जब हम इसके मंचन को देखते हैं, जब हम इसको पढ़ते हैं, तो एक बहुत ही अद्भुत अनुभूति होती है। ऐसा लगता है जैसे हम उस वातावरण को जी रहे हैं। ऐसा लगता है कि ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त और रामगुप्त जैसे पात्र हमारे समक्ष हैं। इस कड़ी में प्रथम अंक के व्याख्यात्मक आलोचना करते हुए हम कुछ ऐसे संवादों पर ध्यान देंगे जो अलग अलग पात्रों द्वारा बोले गए हैं और इन संवादों में ही हमें ध्रुव स्वामिनी नाटक के मार्मिक स्थलों का पता चलेगा। आप पहला ऐसा संवाद देख सकते हैं। पुस्तक में क लिखा हुआ है। यह पहले संवाद को सूचित कर रहा है जो खड्गधारणी द्वारा कहा गया है। खड्गधारणी कौन है? नाटक के प्रथम अंक के प्रारंभिक दृश्य में ही जब ध्रुव स्वामिनी बहुत ही क्षोभ में, चिंता में, उद्विग्न दिखाई दे रही हैं, तब उनके साथ एक पात्र दिखाई देती है जिसका उल्लेख जयशंकर प्रसाद जी ने खड्गधारणी के रूप में किया है। यह खड्गधारणी छद्म वेश धारण करके और गूंगी का अभिनय करते हुए उनके साथ चल रही है और ध्रुव स्वामिनी इसी दौरान व्यथित होती हैं। वह व्यथित होकर रहस्य में लिपटे हुए इस वातावरण पर व्यंग्यात्मक प्रहार करती हैं और अपनी विवशता दर्शाती हैं, अपनी कमजोरी दर्शाती हैं। तब वह खड्गधारणी कहती है कि देवी, वह वल्लरी जो झरने के समीप पहाड़ी पर चढ़ गई है, उसकी नन्ही नन्ही पंक्तियों को ध्यान से देखने पर यह पता चल जाता है कि यह काई की जाति की है। वही काई जो दूसरे को जब काई के रूप में होती है और विचलन बनकर गिरा सकती है, उस पर कोई व्यक्ति फिसल कर गिर सकता है। जब वह अपने प्राणों की क्षमता बढ़ा लेती है तो लता का रूप धारण कर लेती है और लता के रूप में कोई उसको पकड़कर इस ऊपर चढ़ने का वो अवलंब बन जाती है। कोई उसको पकड़कर ऊपर भी चढ़ सकता है। प्राणों की क्षमता बढ़ाने की बात है। कोई भी व्यक्ति इस संसार में कमजोर नहीं है अगर उसके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति है, उसके अंदर आत्मशक्ति है। यहाँ पे खड्गधारणी आत्मशक्ति की प्रेरणा दे रही है ध्रुव स्वामिनी को और कहती है कि वही काई जो किसी दूसरे को विचलन बनकर गिरा सकती है, अगर वह अपने प्राणों की क्षमता बढ़ा लेती है तो लता का रूप धारण करके मजबूत हो जाती है और उसका सहारा लेकर लोग ऊपर चढ़ते हैं। वह दूसरों के ऊपर चढ़ने का अवलंब बन जाती है। ख में हम देख रहे हैं, लिखा है कि सच है वीरता जब भागती है तो
उसके पैरों से राजनीतिक छल छंद की धूल उड़ती है। यह कथन मंदाकिनी का है। जब शकराज के संधि प्रस्ताव को स्वीकार कर रामगुप्त और शिखर स्वामी आपसी वार्तालाप में यह निर्णय लेते हैं कि वे ध्रुव सामनी और अन्य सामंत कुमार की पत्नियों को शक शिविर में भेजेंगे, तब ऐसे वातावरण में इस प्रकार की नीच प्रवृत्ति को देखकर मंदाकिनी सहसा यह बात कहती है कि सच वीरता जब भागती है तब उसके पैरों से राजनीतिक छल छंद की धूल उड़ती है। यह राजनीति और कूटनीति ही है, यह षड्यंत्र ही है कि अपनी पत्नी को, गुप्त कुल के गौरव को, गुप्त कुल की वधु को रामगुप्त दूसरों को उपहार में देने के लिए तत्पर हो गया है। राजनीतिक छल छंद तब पैदा होता है जब क्षत्रिय धर्म समाप्त होने लगता है, जब वीरता भंग हो जाती है। यहां पे इस प्रकार की बात मंदाकिनी कहती है। ग में हम देख रहे हैं, पुरुषों ने स्त्री को अपनी पशु संपत्ति समझकर उन पर अत्याचार करने का जो अभ्यास बना लिया है वह मेरे साथ नहीं चल सकता। यह कथन है ध्रुव स्वामिनी का। जब उस पर लगातार रामगुप्त और शिखर स्वामी शकराज के शिविर में जाने का दबाव बनाते हैं, तब तो पहले वह याचना करती है, पहले वह विनती करती है, पहले वह यह बताती है कि मैं आपकी धर्म पत्नी हूं। लेकिन जब रामगुप्त और शिखर स्वामी उसकी एक नहीं सुनते, तब ध्रुव स्वामी अपने आत्मगौरव के लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए छत्राणी का रूप धारण कर लेती है और कहती है कि तुम पुरुषों ने स्त्री को पशु संपत्ति समझकर उन पर अत्याचार करने का जो अभ्यास बना लिया है वह मेरे साथ नहीं चल सकता। यदि तुम स्त्री की रक्षा नहीं कर सकते, यदि तुम उसके गौरव और आत्मसम्मान की रक्षा नहीं कर सकते, तो तुम उसे बेच भी नहीं सकते। यहां पर हमें ध्रुव स्वामी का रौद्र रूप दिखाई देता है और यह भी पता चलता है कि वह स्वाभिमान से भरी हुई, आत्मगौरव से भरी हुई स्त्री है जो अपने रक्षा के लिए तत्पर है। घ में हम देखते हैं, लिखा है कि तुम सुंदर हो, ओह कितनी सुंदर हो। लेकिन सोने की कटार पर मुग्ध होकर कोई उसे अपने हृदय में नहीं डुबा लेता। यह कथन रामगुप्त का है। वह कहता है कि तुम सुंदर हो सकता है कि तुम्हारे अंदर आत्मगौरव हो, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि मैं स्वयं के लिए कितना महत्वपूर्ण हूं। यहां पे हमें यह पता चलता है कि रामगुप्त कितना स्वार्थी है। वह स्वार्थ की पराकाष्ठा पर पहुंच गया है। वह कहता है कि कोई सोने के खंजर पर मुग्ध होकर उसे अपने हृदय में नहीं डुबा लेता। अर्थात ध्रुव स्वामी बहुत सुंदर है, लेकिन वह उसे अपने लिए घातक समझता है। वह क्यों घातक समझता है, इसका कोई निश्चित कारण उसके पास नहीं है। वह अपनी प्रवृत्ति से, अपने स्वभाव से ही उसको घातक समझता है। वह अपनी दुष्टता से ही उसको घातक समझता है। और अंग में हम देख रहे हैं, लिखा है मैं अपनी रक्षा स्वयं करूंगी। यह कथन ध्रुव स्वामी का है। ध्रुव स्वामी कहती है कि मैं अपनी रक्षा स्वयं करूंगी। मैं दान में देने की वस्तु शीतल मणि नहीं हूं। मेरा हृदय उष्ण है और उसमें आत्मसम्मान की ज्योति है। मुझ में रक्त की लालिमा है। अपने आत्मसम्मान और अपने हृदय की उष्णता को दर्शाते हुए यहाँ पे ध्रुव स्वामी रामगुप्त और शिखर स्वामी को सचेत करती हैं कि वह नारी के प्रति अत्याचार, अन्याय और अनाचार का भाव कदापि न रखें। कुल मिलाकर प्रथम अंक की व्याख्यात्मक आलोचना करते हुए अनेक ऐसे प्रसंग उठते हैं, अनेक ऐसे संवाद आते हैं जहां पर हम अनेक प्रकार के विचार करने के लिए विवश हो जाते हैं। जब पहली बार चंद्रगुप्त आके ध्रुव स्वामिनी को रोकते हैं, उन्हें पकड़कर आलिंगन करते हैं, उसे आत्महत्या से रोक देते हैं, तो उसके कुछ ही क्षण पश्चात
वह कहती है कि कितना अनुभूतिपूर्ण था वह एक क्षण का आलिंगन। यहां हमें यह पता चल जाता है कि ध्रुव सावनी के हृदय में चंद्रगुप्त के प्रति बहुत प्रेम है। कुल मिलाकर ध्रुव सावनी नाटक का प्रथम अंक हमें अनेक प्रकार से रोमांचित करता है, वह हमारे अंदर गहरे प्रभाव छोड़ता है, वह हमें चिंतन करने के लिए विवश करता है। बहुत बहुत